गुड इवनिंग एंड नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। आज फिर कुछ क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ दोस्तों। हालांकि आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये जो टेस्ट पिछले मंडे हुआ था एप्लीकेशन पर, उसी में से मैंने लिया है। क्योंकि देखो, हर दिन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने हैं, चाहे वो टेस्ट वाले हो या किसी एग्ज़ाम के हो या नए क्वेश्चन हो जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हो। आज हम जो प्रीवियस मंडे को हमारा टेस्ट हुआ था उसको सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन इसमें है दोस्तों। यदि आप भी हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयार रहिए। आने वाले मंडे को आपको भी हमारे एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट मिलेगा। हर मंडे ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है और उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आज करवा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो हमारी वेबसाइट electricalvk.net पर विजिट करें, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बैटरी की कैपेसिटी 120 AH है, 12 वोल्ट और 20 C के लिए इसे रेट किया गया है। बताइए इस बैटरी से कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है। माय डियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मैं फॉर्मूला बताता हूँ, आप कैलकुलेशन कीजिए, क्या पता तब तक कोई आंसर कर ही दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होती है ना। देखो, लोड आंसर सारे वाट में दिए हुए ना, पावर कैलकुलेट करनी है। इट मीन P बराबर V इंटू आई करेंगे। देखो, मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है, बट क्या नहीं दिया, करंट नहीं दिया। हमें ये नहीं पता कि लोड कितना है करंट के रूप में, है ना। माय डियर, यहाँ देखिए, ये रहा 120 एम्पियर आवर कैपेसिटी की बैटरी है। अगर मुझे इस बैटरी का समय पता हो तो मैं इसमें भाग दे दूँगा, जैसे डिवाइड करूँगा एम्पियर में करंट का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके, राउंड करके दिखा रहा हूँ, 20C लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जो हमारे साथ टच में है। दोस्तों, एक बैटरी की डिस्चार्जिंग दर उसके समय को बताती है और इसे C रेट में निर्धारित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी ध्यान रखना। बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट किस में दी जाती है? जब भी C लिखा हुआ आ जाए तो दोस्तों वो फिक्स उसका समय होता है, यानी इस बैटरी को आपको 20 घंटे में ही डिस्चार्ज करना है। आप इससे पहले डिस्चार्ज नहीं कर सकते इस बैटरी को, यानी 20 घंटे समय के लिए डिज़ाइन की गई है ये। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ से आप कैलकुलेशन करते हैं तो एम्पियर आ जाता है 6, और जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे माय डियर, आपका आंसर आएगा 72 वाट। कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा? 72 वाट ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक सवाल बड़े अच्छे से क्लियर हुआ है। प्लीज़ अच्छे से क्लियर हुआ है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए यार। हाँ हाँ, दबा दीजिए, शर्माइए मत प्लीज़, मेहनत के लिए इतना सा कर दीजिए यार। अगला सवाल देखो, सिंपल सा है, ज़्यादा समय नहीं देंगे। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक का चालकत्व क्या होगा? G बराबर 1 अपॉन रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन 1 करेंगे तो आंसर भी 1 ही आएगा। बी बॉम्बे वाला आंसर रहेगा आपका। अगला सवाल देखिए, 36 स्लोट 4 पोल अल्टरनेटर में कॉइल स्पान 1 से 7 है, तो इसका पिच फैक्टर बताइए। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो, पिच फैक्टर ज्ञात करना है अगर आपको KP, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोस अल्फ़ा बटे 2। कोस अल्फ़ा का मान कैसे लेकर आएंगे? कोस अल्फ़ा का मान आता है कि फुल पिच माइनस एक्चुअल पिच बटे फुल पिच इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि हमें पिच भी नहीं दी गई है। पोल पिच ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है स्लोट बटे पोल, यानी हमारे हिसाब से पिच कितनी आनी चाहिए थी दोस्तों? 9, जबकि कॉइल स्पान कितना है? 1 से 7। कॉइल स्पान 1 से 7 का मतलब होता है कि पिच कितनी ली गई है? 6।
क्योंकि जैसे पिच 9 आई है तो इसका कॉइल स्पान 1 से 10 होता है। अगर किसी का कॉइल स्पान 1 से 11 है, मतलब दो जो कॉइल के एक्टिव भागों के बीच की दूरी होती है, दो एक्टिव साइडें जिन जिन स्लॉट में डाली जाती है उनका डिफर अंतर जो होता है वो पोल पिच के बराबर होता है। यानी फुल पिच है 9 जबकि वास्तविक पिच है 6। 9 माइनस 6 बटे 9 इंटू 180 डिग्री। 3/9 इंटू 180 करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि आंसर आ रहा है आपका 60 डिग्री। दोस्तों ये आंसर जो आया है ये कहलाता है कोस अल्फ़ा। हमें क्या चाहिए था, पिच फैक्टर का मान, जो कि कोस अल्फ़ा बटे 2 होता है। कोस 60 में आप 2 का भाग देंगे तो 30 डिग्री होगा, और 30 अगर 60 को आप भाग करेंगे तो 2 आएगा, और कोस 30 का मान होता है 0.866। यानी यहाँ आपको बी ऑप्शन के साथ जाना था, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेशन इतनी देर में कर ली होगी, क्योंकि समझ जाते हैं, हिंट देने के बाद में तो वो कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम धारा देते हैं तो उसके द्वारा एक फ्लक्स का निर्माण करवाया जाता है जिससे ईएमएफ उत्पन्न होता है। कौन सी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स बनाती है इसे म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया। और माय डियर याद रखना, म्यूचुअल फ्लक्स से प्राइमरी वाइंडिंग में E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 दोनों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ कहा जाता है। ये दोनों ईएमएफ मान में बराबर परंतु एक दूसरे के विपरीत ध्रुवता वाले होते हैं। ठीक है, वैसे E1 E2 तो एक जैसे ही होते हैं, एक ही दिशा वाले होते हैं। अप्लाइड वोल्टेज के अगेंस्ट, V1 के अगेंस्ट चलते हैं ये। अभी तो डी उत्तर कर देना, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। बट इसके लिए थोड़ा आप समय निकालें और अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रांसफार्मर ओपन कीजिए और ट्रांसफार्मर की नो लोड पर वर्किंग पढ़िए। वहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आएगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से नया ज़रूर सीखेंगे। चलिए अगला सवाल देखो। सवाल कह रहा है कि अगर ए जो है ना इस पर 10 वोल्ट हैं और सी जो है इस पर 2 वोल्ट है, तो बताइए इस B4 बॉम्बे इसका कितना मान है। ठीक है, 3 एम्पियर का करंट आपको दिया हुआ है। ठीक बात है। देखो भाई, अगर डायरेक्शन के तौर पर देखें ना तो C और B एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जबकि A जो है ना इनके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। देखो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, बंद परिपथ है, सीरीज कहलाएगा। तो 3 एम्पियर की धारा तो इसमें से भी चलेगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितनी है ये आपको निकालना है। देखो 10 वोल्ट यहाँ है तो इन दोनों का योग कितना है, 10 वोल्ट है। सी पर इन्होंने बता दिया कि 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ कितने होंगे फिर 8 वोल्ट होंगे। तो 8/3 इसका उत्तर हो जाएगा। आपको बी ऑप्शन के साथ जाना होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो 60 कूलाम का आवेश एक बिंदु से 30 सेकंड में प्रवाहित होता है। धारा का मान कितना है? I बराबर Q/T होता है, और दोनों ही वैल्यू अपन को बड़े आसान सी भाषा में दिया हुआ है। 60 कूलाम और 2 सेकंड का समय है ना, 30 सेकंड का समय। तो आंसर आएगा 2 एम्पियर। मिलान करते जाना साथ साथ, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको होगा किसी तरह का। और देखिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। एक विद्युत परिपथ में एमीटर संयोजित किया गया है निश्चित आंतरिक प्रतिरोध के मान के साथ। परिपथ की धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई प्रैक्टिकल एमीटर में कुछ ना कुछ तो आंतरिक प्रतिरोध होता ही होगा ना, और हम सब जानते हैं कि एमीटर जो है वो सीरीज में जुड़ता है। अब जैसे ही सीरीज में जुड़ता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा, हालांकि बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ तो गया ना। जैसे ही बढ़ेगा तो धारा थोड़ी सी कम हो जाएगी। विल डिक्रीज आपको इसका उत्तर करना है, ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल देखो कि थोड़ा सा लैंग्वेज इसका इंग्लिश में ही रह गया था,
कोई बात नहीं, मैं इसको भी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सवाल कह रहा है कि 0.7 लैगिंग 28 kVA रेटिंग किसी सर्किट में अगर है, एसी सर्किट में, तो उसका किलोवाट कितना होगा। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर में बार बार लिखते हुए आए हैं कि किलोवाट बराबर केवीए इंटू कोस फाई होता है ना। देखो केवीए भी बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है 28 और किलोवाट भी बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है 0.7। आप अगर कैलकुलेशन करके इसके आंसर का मिलान करेंगे तो आपका यहाँ डी उत्तर रहा 19.6 किलोवाट। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ ही जाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छे से आप इसको कर भी सकते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है इस बार, कि शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ में जो पीक पावर होती है वो औसत पावर की कितनी होती है, तो लगभग दोगुनी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है दोस्तों? क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर इकाई होता है। ऐसे में जो शिखर मान होता है शक्ति का वो औसत मान के लगभग दोगुने के बराबर होता है, क्योंकि औसत पावर 0.6 के आसपास होती है और पीक पावर इकाई तो लगभग दोगुने के करीब होती है। बी उत्तर करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एक डीसी वोल्टेज के लिए इंडक्टर किसकी भांति काम करेगा। डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होगा, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस धारा के लिए कोई विरोध नहीं करेगा और अनंत या उच्च धारा मानते हैं, जिससे वो एक शॉर्ट सर्किट की भांति काम करता है। वर्चुअली शॉर्ट बोलते हैं इसको, वर्चुअल यानी काल्पनिक शॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो देखो डीसी पर भी तो कॉन्टेक्टर और रिले होती है मैग्नेटिक जो काम भी करती है, बट वो केवल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है कि उनका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं जिससे वो जले ना या डैमेज ना हो। अगला सवाल देखो, ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है। I1 जो है इसमें से 4 एम्पीयर धारा चलती है जब यहाँ पर 4 टर्न लगे हुए हो। अब वो कह रहा है कि यहाँ 2 एम्पीयर की धारा चल रही है और 2 ही टर्न है। जब यहाँ 2 टर्न हो तो बताओ इसमें धारा कितनी है, तो धारा फिर यहाँ भी कितनी होगी, 2 एम्पीयर होगी, क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है 2 बराबर भागों में टैपिंग निकाल करके बांट दिया, बराबर उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरसी सीरीज सर्किट में अनुनाद पर एडमिटेंस क्या होगा। एडमिटेंस समझ गए होंगे, ए पूछा है शब्द अपन से, है ना। देखो अनुनाद को इंग्लिश में एडमिटेंस बोलते हैं और एडमिटेंस जो होता है ये G² + B² के बराबर होता है। इसका अंडर निकालते हैं, राइट। अब वो कह रहा है कि सर्किट रेजोनेंट हो गया। अगर रेजोनेंट सर्किट होता है तो उसमें XL और XC बराबर होते हैं, इसलिए परिणामी प्रतिघात सदैव कितना होता है, 0। इसी तरह से जो आपकी परिणामी ससेप्टेंस आएगा यानी BC - BL वो भी 0 है, यानी उस समय एडमिटेंस और कंडक्टेंस दोनों बराबर होंगे और इसे हम बोलेंगे, वैसे दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, चलिए मैं आपको। मैक्सिमम मिनिमम का मान पूछ रहे तो वैसे याद करते हैं। फिर आप सब जानते हैं जब RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंट होता है तो Z जो है वो मिनिमम होता है, यानी इम्पीडेंस न्यूनतम होता है, तो Y जो है वो 1/Z होता है, इसलिए उस दौरान Y यानी एडमिटेंस का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमें इसमें ए ऑप्शन के साथ जाना है। सवाल नंबर 13 क्या पूछ रहा है, रिएक्टिव पावर की इकाई क्या होती है। वो रिएक्टिव पावर तो VAR में ही होगा ना, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में, सी उत्तर है ना। वोल्ट एम्पियर आभासी शक्ति यानी अपरेंट पावर की इकाई है और वाट जो है वो एक्टिव पावर यानी सक्रिय शक्ति की इकाई है। इस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय देने की वैसे ज़रूरत हमें है नहीं। अगला सवाल, वेक्टर पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। देखो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट किलोवाट बटे इनपुट किलोवाट, और आउटपुट में जब किलोवाट कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है KVA × cos फाई। इसका मतलब हम KVA को अगर पावर फैक्टर से गुना करें तो किससे गुना करें, इकाई से गुना करेंगे, तभी आउटपुट KVA मैक्सिमम आएगा, है ना। डी उत्तर होगा
इकाई पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होगी। अगला सवाल देखिए, दो रेजिस्टर है समांतर में जुड़े हुए हैं, 5 वाट और 25 वाट की शक्ति खपत करते हैं, तो टोटल पावर बताइए कितना है। समांतर में तो कुल शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P2। हालांकि श्रेणी क्रम में भी कुल फॉर्मूला तो यही होता है शक्ति ज्ञात करने का, लेकिन वहाँ पर डिसिपेट पावर हमें अगर ना दी हो तो कैलकुलेट करनी पड़ती है, जबकि समांतर में रेटिंग के बराबर हमेशा डिसिपेट पावर मानी जाती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि समांतर में उसे वोल्टेज पूरी मिलती है। अभी तो आपका सी उत्तर है, यहाँ पर 30 वाट रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें वहाँ पर डिसिपेट पावर के मामले में क्या होता है कि समांतर में पूरी वोल्टेज मिलती है, इसलिए रेटिंग के बराबर खपत हमेशा होती आई है, ऐसा माना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट मीटर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस बताना है। 10 वोल्ट की रेंज में वो 50 माइक्रो एम्पीयर की धारा FSD है उसकी, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यानी वोल्ट मीटर की एक तरह से सुग्राहिता ही ज्ञात करनी है, और R = V/I वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सिंपल फंडा क्वेश्चन का है और अलग से इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 10 वोल्ट और 50 माइक्रो एम्पीयर, देखो माइक्रो में 10 की पावर -6 होती है, और अगर हम इस -6 को यहाँ ना रखें तो हम इसे ऊपर यहाँ +6 कर सकते हैं, राइट। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ रहा है, 0.2 × 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को बोलें तो 200 किलो ओम से काम चलेगा। कोई नहीं, कैलकुलेशन करके मुझे बताना ज़रूर आपका क्या आंसर इसका आ रहा है, कमेंट कर देना, है ना। अगला सवाल, कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। बाइलेटरल को हिंदी में बोलते हैं द्विपक्षीय या द्विदिशीय, एक ही बात है। वैसे तो द्विदिशीय यूनिट बाई डायरेक्शनल को बोलते हैं, खैर इसको द्विपक्षीय ही बोलेंगे, मतलब दो तरफ जो चल सकता हो, है ना। दो तरफ जो नहीं चल सकता हो वो कौन सा है, आपको यहाँ से ये बताना है। तो देखो, जो एक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जैसे SCR है तो यूनिडायरेक्शनल है। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये सब के सब क्या है, द्विपक्षीय है, यानी दोनों दिशाओं में चलने वाले आगे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आभासी शक्ति प्रतिघाती शक्ति के बराबर पाई जाती है तो परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा, यानी VA और VAR ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में वाट का मान कितना है, 0। दोस्तों वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है VI cos phi, और वास्तविक शक्ति 0 तब होती है जब परिपथ का पावर फैक्टर कितना हो, 0। ए ऑप्शन आएगा। छोटा सा आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है अपन से कि किसी प्रतिरोध में शक्ति खपत को कैसे दर्शाएं जहाँ कंडक्टेंस G और वोल्टेज V हो। देखो कंडक्टेंस का नहीं, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता होगा, लिख लीजिए। क्या लिखते हो, V²/R। अब R के बराबर हम सब जानते हैं कि 1/G होता है, ठीक है। यानी हमें R की जगह G लिखना है तो क्या बनेगा फिर, V²/1 × G, यानी फॉर्मूला क्या होगा, V² × G। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, ठीक है। ये लास्ट टाइम UPPCL 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आपको आसान लग रहा होगा लेकिन उस वक्त बहुत समस्या हो गई थी बच्चों के। इंडक्शन मोटर से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है। देखो कॉगिंग भी होता है, रोटर स्टेटर का लॉक हो जाना। क्राउलिंग भी होता है, सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर चलना। जॉगिंग भी होता है, इंचिंग प्रचालन बोलते हैं अपन इसको, बारंबार कमांड देना। हंटिंग नहीं है, इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है ना, ये सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, भार को अधिकतम शक्ति जब ट्रांसफ़र की जाती है तो फॉर्मूला क्या होता है। देखो लोड को अधिकतम शक्ति तब स्थानांतरित होती है जब लोड प्रतिरोध और सोर्स प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर हो। कई बार इसे लिख देते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना वो क्या शब्द अपन को देते हैं। ऐसे मामले में दक्षता उस सोर्स की केवल 50% ही होती है और
उसकी शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला V² × 4R रहता है। यानी टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसे 4R कर दीजिए, V² का भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि पदार्थ जो विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है उसे किसकी भांति बांटा जाएगा। जो मटेरियल एनर्जी को स्टोर करते हो, जैसे कैपेसिटर हम बनाते हैं, तो कैपेसिटर में जिसको हम यूज करते हैं उसे डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। पेरा विद्युत बोलते हैं हिंदी में, जैसे माइका हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एयर हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि उसको अचालक क्यों नहीं बोला है ना, तो ध्यान से सुनिएगा माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पेरा विद्युत अचालक होते हैं, परंतु सभी अचालक पेरा विद्युत नहीं होते हैं। जैसे पीवीसी है, लकड़ी है, ये सब अचालक तो है लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। डाइलेक्ट्रिक वही होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जिनका कैपेसिटर में यूज किया जाता है, जैसे सेरामिक हो गया, अब्रक हो गया, ऑयल डाइलेक्ट्रिक, एयर डाइलेक्ट्रिक, वो सब। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछ रहे हैं। जल विद्युत प्लांट में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों, उसे स्पिलवे बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। इकोनोमाइज़र तो जल विद्युत का है ही नहीं। सर्ज टैंक वाटर हैमरिंग से बचाता है, और पेन स्टॉक वो पतली नली है जो पानी को टरबाइन तक पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल, किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्टर की आवश्यकता होगी। हाई वोल्टेज डीसी में दोनों ओर कन्वर्टर होते हैं। पहले रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी कर देता है, बाद में HVDC की लाइन होती है, और फिर कन्वर्टर होता है जो वापस उस डीसी को एसी कर देता है। डी उत्तर आएगा, है ना। चलिए दोस्तों, यही थे आज के लिए हमारे टेस्ट में 24 क्वेश्चन। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आने वाले मंडे को ऐप में फिर टेस्ट होगा, आप भी उसे अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। वेबसाइट से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए।